प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, नए दंड से न्याय की ओर, क्या कहना चाहेंगे सर? जैसा आप सभी को विदित है कि 1 जुलाई 2024 से जो भारतीय कानूनों में विशेष रूप से जो दंड संहिता थी या जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था, उसमें जो सकारात्मक परिवर्तन करके नए स्वरूप में कानूनों को लाया गया है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों के बारे में एक जागरूकता फैलाने के लिए देश के हर नागरिक को ये जानकारी होनी चाहिए कि इन कानूनों की क्या आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि कानून 47 से जब से भारत आज़ाद हुआ था तब से भी चल रहा था, लेकिन वो जो कानून थे वो कॉलोनियल कानून थे। उनमें बहुत सी चीज़ें दंडात्मक या उत्पीड़नात्मक उद्देश्य ज़्यादा था उस समय, क्योंकि वो एक शासक सरकार द्वारा शासित लोगों के लिए बनाए गए थे। वर्तमान में उनमें से बहुत से कानूनों की उपयोगिता खत्म हो गई थी, क्योंकि इस समय ज़्यादा आवश्यकता इसकी है कि हम और हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसमें लोगों को न्याय मिल सके, त्वरित न्याय मिल सके और उसको जो कोर्ट प्रोसेस है उसमें थोड़ी सुगमता है, जो प्रोसीजर है। इसीलिए बहुत सी चीज़ें आप जैसा आप लोगों से डिस्कस हुआ है, बहुत चीज़ों को इसमें क्लियर किया गया है। विविधकरण जो था कानूनों का, उसे इसमें समावेश किया गया है। बहुत से ऐसे अपराध जैसे संगठित अपराध इस समय चल रहे हैं, फर्ज करिए साइबर फ्रॉड का ही अपराध है, उसे बहुत से कानूनों में मिला के एक साथ उस पर कार्रवाई होती थी, उसे एक स्थान पर लाने का प्रयास किया गया है। जिस तरह से छोटे बड़े लैंड ग्रैबिंग है, मॉब लिंचिंग है, ये इस तरह के अपराध थे जो बाकायदा लोग सुनियोजित षड्यंत्र करके करते थे, लेकिन आईपीसी में ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती थी या और अन्य कानूनों का भी सहारा लेना पड़ता था। इसलिए उन चीज़ों को जो वास्तव में आपराधिक कृत्यों में संलिप्त हैं, उन्हें किसी भी तरह से छूट ना मिल पाए या ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई न्यूनतम समय में हो जाए, उनका समावेश किया गया है। तो इस कानून को का मुख्य उद्देश्य जो है वो इन तीनों बदलाव में यही था। जैसे पहले पुलिस पे ये आरोप बहुत लगते थे कि साहब 161 का बयान अपने हिसाब से लिख लेते हैं। अब एविडेंस एक्ट जो है, हम लोगों का जो साक्ष्य अधिनियम है, उसमें इस तरह के परिवर्तन किए गए हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिकल साक्ष्य हैं उनको मान्यता दी गई है और ऐसे साक्ष्यों की फॉरेंसिक एनालिसिस को भी काफी मान्यता दी गई है। और अब जब भी कोई अपराध होता है उससे संबंधित हमेशा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, अगर फर्ज कीजिए कहीं कोई घटना हुई, वहां घटना स्थल का निरीक्षण करते हुए ही जो भी पुलिस अधिकारी उस घटना का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, वो उस घटना स्थल का एक यूनिक आईडी और उसका इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्रित करता है। वहां जो लोग साक्षी के रूप में होते हैं वो उनके बयान अंकित करता है, उनका भी वीडियो बना के उसको भी अपनी केस डायरी, अपनी विवेचना का हिस्सा बनाता है। उस घटना में अगर कुछ हथियार या कोई भी शस्त्र अस्त्र जो भी यूज हुआ है उसकी अगर रिकवरी करता है तो उसकी भी वीडियोग्राफी करके उसको भी अपनी उससे जो सीडी है उससे लिंक करेगा विवेचना से। अगर उस घटना में फर्ज करिए कोई संपत्ति संबंधी अपराध है तो उसकी अगर बरामदगी होती है, उसका जो सीजर और सर्च है उस सब का, तो ये सारी चीजें जो साक्ष्य का संकलन है वो इस रूप से डिजाइन किया गया है कि अब अपराधियों को इसमें किसी भी हालत में प्रक्रियात्मक कोई कमी के कारण छूट नहीं मिलेगी और अगर अपराध किया है तो निश्चित रूप से
जैसे बीएनएसएस में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया कि पहले सामान्य रूप से जब पुलिस अपनी चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल कर देती थी तो कई बार अपराधी उसमें सारे लोग जब एक साथ न्यायालय में उपस्थित होते थे तो उनका चार्ज फ्रेम होता था, या बहुत सालों की प्रक्रिया के बाद अगर नहीं हो पा रहे थे तो फाइलें अलग की जाती थी, तो अनावश्यक रूप से प्रक्रिया में बहुत लंबा डिले होता था और लोगों को न्याय मिलने में समय लगता था। वर्तमान में इसमें जो नया बीएनएसएस है उस कमी को दूर किया गया है। अगर फर्ज कीजिए 5 अपराधियों ने अपराध किया है और 2 के विरुद्ध चार्जशीट चली गई है, 3 लोग बच रहने का प्रयास कर रहे हैं किसी कारणों से, तो उन 2 का शुरू हो जाएगा, बाकी उन 3 के विरुद्ध जो भी कुर्की इत्यादि की कार्रवाई है वो करते हुए उनको भी लाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा केस हेल्ड अप कर दिया जाए। तो ये कुछ इस तरह के बदलाव हैं जो निश्चित रूप से सजा दिलाने में हर चीज का जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से संबंधित अंग हैं, पुलिस के ऊपर भी बहुत इसमें चेक एंड बैलेंस है। समयबद्ध तरीके से उन्हें अपनी विवेचनाओं का निस्तारण करना होगा। समयबद्ध तरीके से ही कई बार पुलिस को आवश्यकता होती है रिमांड इत्यादि की, वो मिलेंगे। उसी प्रकार जब चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट, जो भी पुलिस की फाइनल रिपोर्ट है वो माननीय न्यायालय में जब दर्ज करा दी जाती है, उसके बाद न्यायालय के ऊपर भी ये भार डाला गया है कि वो भी एक निश्चित समय अवधि में उसका ट्रायल करके डिस्पोजल करें। भाई जो भी होना है वो हो। तो पूरी की पूरी जो आज की तारीख में हम सुनते हैं कि लाखों केस पेंडिंग है, तो आने वाले समय में इसका प्रभाव जरूर दिखेगा। और आप लोगों के माध्यम से सब लोगों से यही अपील है कि जो नए कानून तीनों आए हैं इनको जानने का प्रयास करें। इसके बारे में पुस्तकें भी हैं और जो सोशल मीडिया है, गूगल इत्यादि है, उस पर भी बहुत मटेरियल है, तो लोग जानें। सबसे बड़ा बदलाव, जैसे आप लोग जानते हैं, पहले अगर आदमी कहीं घटना हुई और वो बेचारा अपने घर पहुंच गया तो उसे एफआईआर कराने के लिए फिर घटना स्थल तक, उस दूरस्थ जगह तक जाना था। इसमें 0 एफआईआर तक का प्रोविजन है, तो वो जहां का रहने वाला है वहां करा देगा। फिर वो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसकी एफआईआर और जो वो सबूत देता है उसे एकत्रित करके एक निर्धारित प्रक्रिया है, वहां जहां घटना स्थल है वहां भेजा जा सकता है और उसी तरह से इसकी विवेचना होगी। वैसे ही ईएफआईआर है, बहुत सी जगह लोगों के साथ अपराध रास्ते में कारित हो जाता है, उस समय वो वहां नहीं दे पाते हैं, तो वो कहीं से भी ईएफआईआर के माध्यम से अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। उसमें कुछ प्रक्रियाएं हैं, उसे उन्हें जानना चाहिए, क्योंकि ईएफआईआर के बाद उसे 3 दिन के अंदर अंदर इस संबंधित थाने पर जाके अपनी लिखित जरूर देनी पड़ेगी, क्योंकि जब वो न्यायालय में जाएगा तो वहाँ लिखित एक उसका प्रॉपर और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट चाहिए, लेकिन इनिशियल स्टेज पे उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। धन्यवाद।